अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो आज है हमारे पास न्यू चैप्टर कॉम्बिनेशनल लॉजिक, और यहाँ से जो है आपका CLO3 स्टार्ट होता है। यानी इसमें जो भी टॉपिक्स आएंगे वो CLO3 पर मैप होंगे। आगे जितने भी चैप्टर हैं वो सब CLO3 पर हैं, अदर देन सिनेरियोज। यानी जहाँ पे कोई सिनेरियो आएगा तो वो CLO2 को ही बिलोंग करेगा, लेकिन जो जेनरिक टॉपिक हैं, जनरल हैं, कुछ सिनेरियो नहीं है, स्ट्रेट क्वेश्चंस हैं, वो सब CLO3 को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बता दिया था कि CLO3 पूरे कोर्स में ही है, CLO2 पूरे कोर्स में ही है। जहाँ जहाँ सिनेरियोज के क्वेश्चन आएंगे वो सब CLO2 को बिलोंग करते हैं। ठीक है, लेकिन वैसे अगर आप बाउंड्री की बात करें तो इससे पहले तक CLO3 नहीं था, यहाँ से CLO3 के टॉपिक्स स्टार्ट हो जाते हैं। तो उसमें क्या है, कॉम्बिनेशनल सर्किट है और उसमें हम कुछ क्या पढ़ेंगे, एनालिसिस का प्रोसीजर है, सिंथेसिस है, ठीक है, बाइनरी एडर सब्ट्रैक्टर है, मैग्नीट्यूड कंपैरेटर है, डिकोडर, इनकोडर एंड मल्टीप्लेक्सर। ठीक है, ये कुछ कॉम्बिनेशनल सर्किट है स्टैंडर्ड। ठीक है, होपफुली आपने कुछ लैब्स इसकी कर ली होंगी या आगे करेंगे, जैसे कि डिकोडर की, इनकोडर की, मल्टीप्लेक्सर, एडर सब्ट्रैक्टर। तो ये सारे स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशनल सर्किट हैं। ठीक है, तो हमें ये स्टैंडर्ड कॉम्बिनेशनल सर्किट देखने हैं और इनकी इम्प्लीमेंटेशन देखनी है कि एक्चुअली कैसे होती है या ये कैसे काम करते हैं। तो आइए मज़ीद इंतज़ार किए बिना स्टार्ट कर लेते हैं। और आज के टॉपिक्स हैं हमारे पास एनालिसिस ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट एंड सिंथेसिस ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट। ठीक है, ये टर्म्स बड़ी फैंसी सी हैं, लेकिन ये काम आप ऑलरेडी करना जानते हैं और कर भी चुके हैं। ठीक है, तो सिर्फ मुझे अब आपको बताना है कि ये काम आप कहाँ कर चुके हैं। ठीक है, तो लॉजिक सर्किट पहले बात की जाए, कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होते हैं, तो इसमें कहा जा रहा है कि दो तरह के लॉजिक सर्किट्स हैं डिजिटल सिस्टम में। एक कॉम्बिनेशनल होते हैं और एक होते हैं सीक्वेंशियल। अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है कॉम्बिनेशनल सर्किट्स। आगे जो नेक्स्ट चैप्टर्स होंगे वो होंगे सीक्वेंशियल सर्किट्स और मजीद उसकी एग्जाम्पल्स होंगे। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट में क्या कह रहे हैं कि होता क्या है कॉम्बिनेशनल सर्किट, जिसमें एट एनी टाइम आपका आउटपुट सिर्फ और सिर्फ इनपुट या इनपुट के कॉम्बिनेशन पर डिपेंड कर रहा होता है जो प्रेजेंटली आ रहे हों। ठीक है, अ कॉम्बिनेशनल सर्किट कंसिस्ट ऑफ लॉजिक गेट हुज आउटपुट एट एनी टाइम आर डिटरमाइंड बाय या फ्रॉम ओनली द प्रेजेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट। यानी इनपुट चेंज होंगे, आउटपुट चेंज हो जाएगा, और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यानी एट एनी टाइम आपका आउटपुट सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, मैं बार बार वर्ड यहाँ पे यूज कर रहा हूँ प्रेजेंट इनपुट। अभी शायद आपको इसका अंदाजा ना हो, लेकिन जब हम सिक्वेंशियल पढ़ेंगे तो आपको ये प्रेजेंट वाला वर्ड क्लियर होगा कि यहाँ क्यों यूज किया गया। प्रेजेंट का मतलब है जो इनपुट आएंगे फौरन से ही वही आउटपुट पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, तो प्रेजेंट इनपुट विल जनरेट प्रेजेंट आउटपुट। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ आउटपुट इसके इनपुट पे डिपेंड करते हैं। अब आप कह रहे होंगे सर इनपुट के अलावा क्या हो सकता है, तो इनपुट के अलावा भी कुछ होता है। वो होता है आपके पास स्टोरेज या मेमोरी एलिमेंट। जो नीचे लिखा हुआ आपको दिखाई दे रहा है कि इन कंट्रास्ट सीक्वेंशियल सर्किट एम्प्लॉयज स्टोरेज एलिमेंट इन एडिशन टू लॉजिक गेट, देयर आउटपुट्स आर फंक्शन ऑफ इनपुट्स एंड स्टोरेज एलिमेंट। ठीक है, तो सीक्वेंशियल में सिर्फ इनपुट पर डिपेंड नहीं करते बल्कि स्टोरेज एलिमेंट भी आ जाता है, लेकिन अभी उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे चैप्टर का फोकस है कॉम्बिनेशनल सर्किट। जस्ट टू डिफ्रेंशिएट के कॉम्बिनेशनल में सिर्फ प्रेजेंट इनपुट पे डिपेंड करता है आउटपुट, जबकि सीक्वेंशियल में एडिशनल हमारे पास स्टोरेज एलिमेंट भी आ जाते हैं। A combinational circuit performs an operation that can be specified logically by a set of boolean function। ठीक है, combinational circuit में जो भी वो परफॉर्म करेगा ऑपरेशन उसे आप बूलियन फंक्शन कह सकते हैं, F1 F2 F3, यानी मल्टीपल आउटपुट भी हो सकते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले चैप्टर में हमने कुछ एग्जांपल्स की जिसमें मल्टीपल आउटपुट हो सकते हैं। वहाँ पे नेम था, एक हमने BCD to XS3 की एग्जांपल की थी, उसमें नेम थे W X Y Z। बेसिकली W इज अ फंक्शन, X इज अ फंक्शन, Y इज अ फंक्शन, Z इज अ फंक्शन। तो चार फंक्शन थे। ठीक है, यहाँ पे जेनरिक नेमिंग यूज की गई, F1 F2 एंड F3 एक्सेट्रा। ठीक है, तो combinational logic gate reacts to the value of signal at their input and produce the value of output signal by transforming binary information। ठीक है, तो ये जो बॉक्स बना हुआ है कॉम्बिनेशनल सर्किट का, इसके अंदर कोई डिजिटल सर्किट बना होगा एंड और से लॉजिक बनी होगी। वो इनपुट को आप चेंज करेंगे तो उस इनपुट के लिहाज से जो भी आउटपुट जनरेट होगा वो इस पे आउटपुट पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, यानी ट्रांसफॉर्म कर देती। सिंपली कुछ भी इनपुट दें वो आउटपुट पे चेंज होकर प्रोसेस होकर पहुंच जाता है। ठीक है, तो ये है सिंपल सी बात कॉम्बिनेशनल सर्किट की।
तो ये बात समझ आई कॉम्बिनेशनल और सीक्वेंशियल में क्या फ़र्क है, बुनियादी सा, बेसिक सा। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एनालिसिस की। एनालिसिस का वर्ड आया है एनालाइज से, और एनालाइज का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई से कंक्लूजन ऑलरेडी मौजूद है, आप उसको एनालाइज कर रहे हैं और एनालाइज करके ये कोशिश कर रहे हैं जानने की कि कंक्लूजन आए कैसे। ठीक है, यानी आपके पास आउटपुट आया हुआ है, ठीक है, और आप उस आउटपुट को देखते हुए ये अंदाजा करना चाह रहे हैं कि इनपुट पे मैंने क्या अप्लाई किया होगा कि ये आउटपुट आ रहा है। यानी रिवर्स प्रोसेस जो होता है, रिवर्स इंजीनियरिंग का प्रोसेस जो होता है वो कहलाता है एनालिसिस। So the analysis of a combinational circuit requires that we determine the function that the circuit implement. This starts with a given logic diagram and culminate with a set of boolean function, a truth table or possibly an explanation of the operation. यानी रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है, मेरे सामने एक डायग्राम मौजूद है, मुझे उस डायग्राम को रिवर्स इंजीनियरिंग करके ये बताना है कि ये डायग्राम करती क्या है, यानी इन वर्ड्स बताना हो सकता है इन ट्रुथ टेबल बनाना हो या इन बूलियन एक्सप्रेशन बताना। अभी तक जो हम स्टेप्स करते आए थे वो क्या थे कि हमारे पास सिनेरियो गिवन होता था, सिनेरियो को ट्रुथ टेबल में कन्वर्ट करते थे, ट्रुथ टेबल को इक्वेशन में कन्वर्ट करते थे और इक्वेशन से सर्किट बना लेते। जबकि एनालिसिस में रिवर्स हो रहा है कि मेरे पास सर्किट डायग्राम गिवन है, उसको मैं रिवर्स करूंगा इक्वेशन में, और इक्वेशन को रिवर्स करके अगर बना सका तो ट्रुथ टेबल, और फिर ट्रुथ टेबल से मैं चाहूंगा कि मैं उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दूँ। तो ये है एनालिसिस का फलसफा कि इसमें बिल्कुल हम रिवर्स जा रहे हैं। स्टेप्स बड़े सिंपल से क्या है, लेबल ऑल गेट आउटपुट्स दैट आर फंक्शन ऑफ इनपुट वेरिएबल विद अ सिंबल बट विद अ मीनिंगफुल नेम। कोई भी मीनिंगफुल नेम सिंबल दे दें, डिटरमाइन द बूलियन फंक्शन फॉर ईच गेट आउटपुट, और ईच गेट आउटपुट का बूलियन फंक्शन या इक्वेशन आप फाइंड आउट करें। लेबल द गेट्स दैट आर फंक्शन ऑफ इनपुट वेरिएबल एंड प्रीवियसली लेबल गेट विद द अदर आर्बिट्री सिंबल, फाइंड द बूलियन फंक्शन ऑफ दीज गेट। अच्छा, ये पहली वाली लाइन एक्चुअली रिवर्स ऑर्डर में जा रही है, आपने पहले आर्बिट्री लेबल किए, फिर उसके बाद उन आर्बिट्री लेबल को जब आप बिल्कुल एंड पर इनपुट्स तक पहुंच गए तो फिर आपने उसमें सब्स्टिट्यूशन करना शुरू करी और इवेंचुअली आपको कंप्लीट इक्वेशन मिल जाएगी। और कहना यही प्रोसीजर आप रिपीट करते रहें जब तक कि आप कंप्लीटली सर्किट की इक्वेशन फाइंड आउट ना करें, और बाय रिपीट सब्स्टिट्यूशन आपको फंक्शन मिल जाएगा। इसकी एक एग्जाम्पल करके दिखा देता हूँ, बात ज़्यादा समझ में आएगी। तो when a logic circuit is provided we can analyze the circuit to obtain logic expression। ये सर्किट मेरे पास गिवन है, ठीक है, मुझे इसको करना है एनालाइज। ठीक है, अब इसको कैसे एनालाइज करूं, मैंने कहा कि ये है मेरे पास F3 जो है एक्चुअली, यहाँ पे मैं कुछ भी एज्यूम कर लेता हूँ, उससे मैंने एज्यूम कर लिया इधर y का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है। क्यों मैंने ऐसे कहा y का कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, क्योंकि मैंने एज्यूम किया कि इधर जो है y आ रहा है, ठीक है, इधर मैंने कह दिया कि भाई इधर आ रहा है x, ठीक है, मैं नेम देता जा रहा हूँ अपनी मर्जी से रिवर्स ऑर्डर में। और फिर जब मैं यहाँ तक पहुंच गया तो मुझे पता लगा कि यार ये एंड हो रहा है, और एंड किसका हो रहा है, ए बार बी बार का, यानी मुझे ये पता लग गया कि x एक्चुअली इक्विवेलेंट क्या है। पहले तो मैंने सिर्फ हर आउटपुट को जो है नेम दे दिए, ठीक है, हर आउटपुट को नेम दे दिए। कैसे नेम दिए एक मरतबा फिर करके बता देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर है। मैंने इधर देखा इन्वर्टर लगा हुआ है, मैंने कहा कोई भी मैं सिंबल ले सकता था, मैंने कहा y का बार आ गया क्योंकि मैंने ये एज्यूम कर लिया कि इधर y आ रहा है, इधर y है तो इधर y का बार आ गया, और इधर मैंने एज्यूम कर लिया x है। ठीक है, कुछ भी कर सकता हूँ, z x y z कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैंने वो नेम यूज करे जो मुझे दिख रहा था मेरे इनपुट में नहीं। लेकिन अब मैं x को देखूं तो x एक्चुअली क्या है, a और b बार, a बार और b बार का एंड हो रहा है। तो मैंने कहा x को मैं क्या कर सकता हूँ, x को मैं कह सकता हूँ a बार डॉट b बार। और y एक्चुअली क्या हो रहा है, y एक्चुअली मेरा इक्विवेलेंट है, अगर देखा जाए मुझे से a b बार भी नहीं पता, तो मैंने कहा y तो वैसे एक्चुअली इक्विवेलेंट था x प्लस c के। ठीक है, ये स्टेप पहला था, ये बाद में आना था, ये मैं मिस कर गया, समझ लें ये ऐसे है। अभी x इक्विवेलेंट नहीं लिखा मैंने, y कॉम्प्लीमेंट लिखा, y लिखा, y को चेक किया तो पता लगता है x प्लस सी है, और x का फिर मुझे पता लगता है कि अब लिखूंगा कि x एक्चुअली किसके इक्विवेलेंट है, x इक्विवेलेंट है
ए बार डॉट बी बार की। ठीक है, तो ये मैंने इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। अब अगर मुझे y की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, यानी कंप्लीटली y बार, जो कि एक्चुअली इक्विवेलेंट है मेरे f3 के, f3 इक्वल्स टू y बार, तो मुझे सिर्फ क्या करना है, रिवर्स सब्स्टिट्यूशन करनी है। y बार की जगह ये इक्वेशन पुट कर देनी है, और फिर जहाँ जहाँ x है उस जगह पे ये इक्वेशन पुट कर देनी है। तो मेरे पास सिंप्लीफाइड इक्वेशन आ जाएगी ए बी सी की फॉर्म में। कैसे, ये स्टेप हम देख लेते हैं। अच्छा, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोग देख सकें। ठीक है, x इजिकल्स टू ए बार बी बार है, y इक्वल्स टू एक्स प्लस सी है, और f3 इक्वल्स टू y कॉम्प्लीमेंट है। तो मैंने यहाँ पे अगर ये वाली इक्वेशन आप ध्यान दें, ये लिखी f3 इक्वल्स टू एक्चुअली क्या है, y कॉम्प्लीमेंट, और y कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली किसके इक्विवेलेंट है, y की जगह मैंने ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी जो y की है, x प्लस सी, तो ये आ गया x प्लस सी का कॉम्प्लीमेंट। फिर मुझे पता लगा x भी जो है मेरा दिया वो आर्बिट्री वेरिएबल है, तो x इक्विवेलेंट टू a बार b बार है, तो x की जगह पे मैंने a बार b बार सब्स्टिट्यूट कर दिया, और बाकी जब देखा तो मेरे पास सिंप्लीफाई होकर ये रिजल्ट बन गया कि ये इक्वेशन। अब बाकी ये और बात है कि मैं इसको एसओपी पीएस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, इस कॉम्प्लीमेंट को ओपन, वो बात की बात है। लेकिन फिलहाल मुझे ये पता है कि f3 की जो बूलियन इक्वेशन है वो आ रही है a बार b बार प्लस c का होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो मैंने किया इक्वेशन फाइंड आउट की एक डायग्राम को देखते हुए, ये रिवर्स इंजीनियरिंग जो की है, ये रिवर्स इंजीनियरिंग कहलाती है एनालिसिस। यानी सर्किट गिवन है और सर्किट को देख के आप उसकी इक्वेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करें। मुझे एक्चुअली f3 की इक्वेशन चाहिए थी, मुझे नहीं पता था f3 की इक्वेशन क्या है, तो मैंने इसको फाइंड आउट करने के लिए स्टेप बाय स्टेप्स ये सॉल्व किया। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किया और फिर सब्स्टिट्यूशन करता गया, सब्स्टिट्यूशन करते करते इक्वेशन मेरे पास फाइनली वो आ गई जो कि इनपुट की टर्म्स में थी। यहाँ पे y लिखा हुआ है, y मेरा कोई भी इनपुट का नाम नहीं, यहाँ पे x लिखा हुआ है, x मेरे इंटरमीडिएट वेरिएबल का नाम है, लेकिन ये ए बी सी मेरे सारे के सारे इनपुट का नाम है। तो इवेंचुअली सब्स्टिट्यूशन के बाद जो मुझे इक्वेशन मिल रही है, f3 इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू इनपुट a का बार डॉट इनपुट b का बार प्लस इनपुट c का बार, और इन सबका आखिरकार होल कॉम्प्लीमेंट या होल बार आ गया। ठीक है, ये मैंने कंक्लूड किया इस सर्किट को देखते हुए कि ये इसकी इक्वेशन है, और यही प्रोसेस जो है कहलाता है आपका एनालिसिस। कि सर्किट डायग्राम से आप उसकी इक्वेशन फाइंड आउट कर लें तो ये कहलाता है एनालिसिस। यहाँ पे कोई कंफ्यूजन, कोई क्यूरी या क्लियर है तो ये भी बता दीजिए। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है। आपको सिर्फ वेरिएबल कुछ ना कुछ आउटपुट को नेम्स देने, उन आउटपुट्स को इनपुट तक लेके जाना है पहले, फिर इनपुट से फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएंगे सब्स्टिट्यूशन करते हुए, तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक हो गया, तो ये प्रोसेस है, ये कहलाता है एनालिसिस, जो हमने अभी तक नहीं किया है। अभी तक जो प्रोसेस हम करते आए हैं वो कहलाता है, अच्छा ये कह रहे हैं कि आप प्रोपगेशन डिले का लैब इंजीनियर से पूछें, लेकिन मैं भी इस बारे में थोड़ा बहुत बता चुका हूँ, और आपको पता है कि ये सर्किट्स में मल्टीपल गेट्स इन कहना चाहिए पाइपलाइन आ रहे हैं, बैक टू बैक स्टेजेस में आ रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोपगेशन डिले आ जाएगा। लेकिन लैब इंजीनियर से आप मजीद डिटेल में पूछ लीजिएगा, प्रोपगेशन डिले एक हार्डवेयर कॉन्सेप्ट है। अच्छा, तो जो अभी तक हम प्रोसेस करते आए हैं वो कहलाता है सिंथेसिस। सिंथेसिस में क्या होता है, डिजाइन ऑफ कॉम्बिनेशनल सर्किट स्टार्ट फ्रॉम द स्पेसिफिकेशन ऑफ डिजाइन ऑब्जेक्टिव। यानी वर्ड्स में लिखा होता है ये कर दें वो कर दें, यानी वो लिफ्ट वाली एग्जांपल कह लें कि इस तरह है, और इवेंचुअली आप उससे क्या करते हैं, एक सर्किट डायग्राम ड्राइव करते हैं। यानी आपको वर्ड्स में कुछ गिवन होगा, उससे आप ट्रुथ टेबल पे जाएंगे, ट्रुथ टेबल से आप फिर इक्वेशन पे जाएंगे, और इक्वेशन से फाइनली आप डायग्राम पे पहुंच जाएंगे। या ये भी हो सकता है, बस डायरेक्शन ये होनी चाहिए, हो सकता है आपको बूलियन इक्वेशन डायरेक्टली गिवन हो और आप उससे उसकी सर्किट डायग्राम बना दें, तो ये भी क्या कहलाएगा, सिंथेसिस। डायरेक्शन ध्यान दें, इक्वेशन से मैं सर्किट बना रहा हूँ तो ये सिंथेसिस है, सर्किट से मैं इक्वेशन बना रहा हूँ तो ये एनालिसिस है। ठीक है, क्योंकि सर्किट मेरा एंड रिजल्ट होता है, एंड रिजल्ट से मैं पिछले स्टेप में वापस आ रहा हूँ, रिवर्स आ रहा हूँ, तो ये एनालिसिस है। लेकिन अगर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा हूँ, यानी बूलियन इक्वेशन से सर्किट बनता है, तो ये सिंथेसिस है। ठीक है, तो अब वो अभी तो मैं आपको सिर्फ बूलियन इक्वेशन से बता रहा हूँ, लेकिन पिछली हमने जितनी भी एग्जांपल्स की सारी, फिर चाहे वो लिफ्ट वाली हो, चाहे फोटोकॉपियर हो, चाहे वो स्पेसशिप वाली हो, चाहे वो BCD टू एक्सेस 3 वाली हो, वो सब की सब सिंथेसिस की एग्जांपल थी, क्योंकि हम ट्रुथ टेबल, इक्वेशंस और सर्किट डायग्राम पे गए।
स्टेप्स इसके बड़े आसान से हैं। फ्रॉम स्पेसिफिकेशन ऑफ द सर्किट डिटरमाइन द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इनपुट, पहले तो आप पहचाने नंबर ऑफ इनपुट कितने हैं, आउटपुट क्या है, उनको कुछ ना कुछ सिंबल असाइन कर दें और ट्रुथ टेबल बनाए। ट्रुथ टेबल के बाद सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन बनाए और सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन से डायग्राम बनाए। तो इसके स्टेप्स तो वही हैं जो नोन है और जो अभी तक हम करते हैं। तो ज्यादातर हम सिंथेसिस ही कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सिंथेसिस में क्या है, ना बूलियन एक्सप्रेशन इज प्रोवाइड। फर्स्ट करें आपको बूलियन एक्सप्रेशन गिवन है तो आपको सिर्फ सर्किट बनाना है। हमने ये समझ लिया कि ट्रुथ टेबल स्पेसिफिकेशन हो चुकी है, अब ये इक्वेशन है। तो ये तो कोई मुश्किल बात ही नहीं है। इसकी इसकी सर्किट डायग्राम क्या बनेगी, एक्स वाई जेड बार का हो रहा है सिंपली एंड, यानी एक इन्वर्टर होगा बाकी आपके हो रहे हैं। और मैंने यहाँ पे 3 इनपुट का एंड गेट यूज किया है। कॉपी पे मैंने बताया यूज कर सकते हैं, लेकिन लैब में अगर नहीं अवेलेबल तो आपको 2 हिस्सों में बनानी पड़ेगी। सेकंड फंक्शन एक्स प्लस वाई जेड बार, ये भी बड़ी सिंपल सी है। वाई इन्वर्टेड होगा, जेड के साथ उसका एंड होगा, फिर प्लस एक्स के साथ उसका और हो जाएगा, ठीक है। एज्यूम वेरिएबल एंड देयर कॉम्प्लीमेंट्स आर अवेलेबल। अच्छा ये ध्यान दें, मैंने यहाँ पे वाई बार लिखा है और मैं कह रहा हूँ अज्यूम कर लें कि इसका कॉम्प्लीमेंट अवेलेबल है, और होता भी है। अगर आपने लैब की हो तो लैब में मेरा नहीं ख्याल अभी तक कोई फिजिकली लैब आपने परफॉर्म की करिए, डीएलएफ की फिजिकली लैब परफॉर्म, हाँ कर ली होगी। फिजिकली परफॉर्म अगर आपने किया तो आपने ट्रेनर बोर्ड पे देखा होगा कि स्विच में 1 और 0 दोनों आ रहे होते हैं। जो इनपुट स्विच होता है, ऊपर करते हैं तो 1, नीचे करते हैं तो 0। तो ये इससे मुराद ये है कि आपके पास इनपुट पे इन्वर्टेड और नॉन इन्वर्टेड लॉजिक दोनों मौजूद होती हैं। तो दैट्स वाई हम इनपुट पे जब भी इन्वर्टर आता है ना, तो उसको इन्वर्टर लगाते नहीं बल्कि डायरेक्ट स्विच से ही प्रोवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे इस बात से ये मुराद है कि वाई तो आप स्विच से डायरेक्टली दे दें। सिमिलरली जेड कॉम्प्लीमेंट भी आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। फिर ये इन्वर्टर लगाने की जरूरत नहीं है, यानी इनपुट पे इन्वर्टर्स नहीं लगाते हम लोग, ठीक है। तो ये था सिंथेसिस, और इसमें कुछ मुश्किल बात भी नहीं थी। तो सिंथेसिस का प्रोसेस इसलिए मुश्किल नहीं है क्योंकि सिंथेसिस हम पिछले चैप्टर में काफ़ी सारा कर चुके हैं, ठीक है। तो आज का लेक्चर सिर्फ ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था और मेरे ख्याल से मजीद लेक्चर में कुछ नहीं है। सिर्फ इसमें 2 टर्म से फेमिलियर करवाया आपको कि सिंथेसिस होता है सर्किट का और एनालिसिस होता है। एनालिसिस का मतलब है रिवर्स इंजीनियरिंग और सिंथेसिस का मतलब है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो काम या कन्वेंशनली यूज टू हम जिसके हो गए हैं वो वाला काम सिंथेसिस कहलाता है, और जो अपोजिट है इसका वो कहलाता है एनालिसिस। तो सिंथेसिस का अपोजिट है एनालिसिस, ठीक है। ये तो सिंपल सी एग्जांपल मैंने कराई, लेकिन इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल सिंथेसिस की हम कर चुके हैं। यानी प्रीवियसली जितने भी सिनेरियो टास्क हमने किए पिछले चैप्टर्स में वो सब सिंथेसिस की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ आज का लेक्चर मेरी तरफ से इतना था। अगर आप लोगों को कोई क्यूरी है तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर मैं लेक्चर कंक्लूड करता हूँ। ठीक है, तो फिर मैं लेक्चर कंक्लूड करता हूँ। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।